हेलो स्टूडेंट्स, मेरे साथ दक्षिणा की क्लास में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास फिर मज़ेदार, बढ़िया सी खूब सारा चीज़ें सीखनी है, याद रखना है कि हम अपने नीट के उस एम के लिए, उस ख्वाब के लिए हम बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़िया से काम करते जा रहे हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमारी लास्ट वाली क्लास में जो हमने वस्कुलर टिश्यूज पढ़ा था, रूट्स पढ़ा था, उसकी सबसे पहले एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे लाइन बाय लाइन। फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम की, और उसकी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम नोट्स पढ़ेंगे आज मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम के, और उसके साथ साथ ये वाला लेक्चर हम फिनिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ इस पूरे लेक्चर की कहानी पे, स्टोरी पे चलते हैं। क्या कहते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम? आप देखिए कि वस्कुलर सिस्टम, सीधी सी बात, जब जाइलम फ्लोएम की बात हो रही है, कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, द जाइलम एज वेल द फ्लोएम एज वेल एज द जाइलम. The xylem and phloem together constitute vascular bundles. यानी bundles क्यों बोला, मैंने आपको बता दिया ना। In dicotyledonous stems, dicot के अंदर cambium is present between the phloem and xylem. याद रखिए डाइकॉट में यहाँ पे स्टेम की बात कर रहा है, ध्यान रखना डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा है। कहता है स्टेम के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। तो अगर थोड़ा सा याद करो, आपको कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट मिलती है बेटा स्टेम के अंदर, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, और ये जो लेयर है ये है कैम्बियम। और हम थोड़ा सा अपने को रिमाइंड करें तो कैम्बियम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। समझ पाए? ठीक। द कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एज वेल एज द जाइलम. Such vascular bundles, because of presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem and secondary phloem tissues and are hence called as open vascular bundles. कहने की बात क्या है, जब इन दोनों के बीच में इस तरीके से कैम्बियम पड़ा है तो बेटा यहाँ पे क्या हो सकती है, सेकेंडरी ग्रोथ। क्या हो सकती है, सेकेंडरी ग्रोथ। और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं यहाँ पर, तो ध्यान से देखना सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है। सेकेंडरी ग्रोथ से पहले आपके पास प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम पड़ा था यहाँ पर। जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो इस दौरान क्या कंडीशन होती है, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम नया बनता है। कब? सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। ये बात क्लियर हो रही है? तो ये सेकेंडरी ग्रोथ जो हो रही है ये किस वजह से हो रही है, कैम्बियम की वजह से। समझ पाए? इसको भी बेटा आप याद रखेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ जब कंसेप्ट हमारा जब शुरू होगा तब स्पेसिफिकली इसकी डिटेल्स में हम घुसेंगे, तब देखेंगे। In the monocotyledons, the vascular bundles have no cambium present in them. जाहिर सी बात, मोनोकॉट की स्टेम की बात कर रहे हैं, वहां पे vascular cambium नहीं है। Hence, since they do not form secondary tissues, they are referred to as closed. तो जिस चीज की ग्रोथ ओपन है, क्यों किसी चीज को ओपन और क्यों किसी चीज को क्लोज्ड कहा गया, मैं वो बात समझा रहा हूं। क्योंकि डाइकॉट में ग्रोथ एक्स्ट्रा सेकेंडरी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी के लिए खुला हुआ है। खुला हुआ मतलब मैं ऐसा कहूं कि द प्लांट इज ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे मैं कहता हूं यू आर ओपन टू लर्निंग, दैट मीन्स आप लर्न करने के लिए तैयार हैं। तो उसी तरीके से प्लांट इज ओपन टू द सेकेंडरी ग्रोथ, यानी प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ के लिए तैयार है। तो हम इस तरीके से इस पॉइंट को टर्म करते हैं। आप समझ पाए मेरा कंसेप्ट? तो यहाँ पे मेरा इफेक्टिवली आपको बताने का मतलब क्या है, मेरा मतलब बेटा आपको यहाँ पर ये है कि जब आप कभी भी किसी चीज को ओपन या फिर क्लोज कहते हैं तो जिसके पास एबिलिटी है सेकेंडरी ग्रोथ की तो उसको ओपन कहेंगे, और जिसके पास कोई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसको हम इसलिए क्लोज्ड कहेंगे। तो जब यहाँ पे कैम्बियम था तो ये ओपन था, और जब कैम्बियम नहीं था तो इसको क्या कह दिया, क्लोज्ड। समझ पाए? क्योंकि दिस सेगमेंट इज ओपन टू द सेकेंडरी ग्रोथ, ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ। बोलो बात क्लियर हुई? समझ आया ना बेटा? गुड। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner along the different radii, the arrangement is called as radial. यहाँ पे देखो xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem, xylem phloem,
ऑल्टरनेट मैनर पे है ना, पहले जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम। तो ऐसे अलग अलग रेडियस में मिलने वाले कंडीशन में हमने रेडियल इसको टर्म किया जो रूट्स में मिलता है। अब देखो जब रूट्स अकेला बात नहीं किया तो एनसीईआरटी यहाँ पे डाइकॉट मोनोकॉट दोनों की बात करता है। इन कॉन्जॉइंट type of vascular bundles, the xylem and phloem are jointly situated along the same radius of the vascular bundles। ये वाली बात आपको अच्छे से आती है। Such vascular bundles are common in stem and leaves। बात समझ रहे हो, स्टेम में और लीव्स। और जरा फोकस कीजिएगा वर्ड लीव्स पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट वाले लेक्चर में बताया था लीव्स अक्सर हम भूल जाते हैं। The conjoint vascular bundles usually have phloem located only on the outer side। conjoint के अंदर फ्लोएम बाहर वाली तरफ मिलता है, सेंटर की तरफ कौन मिलेगा, जाइलम। डन। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट, और हम यहाँ पे डाइकॉट रूट की बात देखेंगे। डाइकॉट रूट में देखिए इस फिगर की बात करते हैं, कहते हैं सबसे पहले आप फिगर देखिए, ये तो फिगर हमें याद भी हो गया, आता है फिगर ना। तो लुक एट द फिगर, इट शोज ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी आपने किसी चीज को साइड से ऐसे काट दिए, आपने एक प्लांट का इस तरीके से रूट था और रूट को ऐसे काट दिया, रूट को काटने पर ट्रांसफर सेक्शन आपको देखने को मिलता है, किसका, सनफ्लावर रूट का। यहां से एक आइडिया लगता है बेटा, सनफ्लावर रूट को डाइकॉट में पढ़ाया जा रहा है ना, यानी डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट के नाम पे सनफ्लावर एक डाइकॉट है, समझे बात ना। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा, यहां एपिब्लेमा लिखा है, यहां एपिडर्मिस लिखा है, तो आप अपनी एनसीईआरटी में यहां पे एपिब्लेमा लिख सकते हैं। The outermost layer is epiblema। Many of the cells of epiblema protrude in the form of a unicellular root hairs। and focus में करने वाली बात क्या है कि root hairs कैसे हैं, unicellular, important है। stem में multicellular trichomes मिल सकते हैं, root में हमेशा unicellular मिलेगा, ये क्वेश्चन आता है। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स, कॉर्टेक्स में बहुत सारे लेयर्स हैं। थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स पढ़ा था हमने, विद इंटरसेल्युलर स्पेसेस, यहाँ पे आप अलग अलग इंटरसेल्युलर स्पेसेस बेटा ऑब्जर्व कर सकते हो। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू में याद रखो, कॉर्टेक्स जो होता है हमने उसके अलग अलग लेयर्स बोले हैं, जो मुझे ऐसा कहना चाहिए कॉर्टिकल रीजन में अलग अलग लेयर्स होते हैं। इनर मोस्ट लेयर क्या होती है, एंडोडर्मिस। बेटा ग्राउंड टिश्यू वाले चैप्टर में टेस्ट उसमें लेक्चर में पढ़ाया था आपको। एंडोडर्मिस की बात करते हैं तो इट कंप्राइजेस ऑफ सिंगल लेयर बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। तो वर्ड इंपॉर्टेंट, बैरल शेप एंड नो विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस, ये पॉइंट आता है। The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable यानी waterproof waxy material, जिसको हम suberin टर्म करते हैं, वो किस रूप में पड़ा है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म के अंदर पड़ा है। एंडोडर्मिस के बगल में, next to endodermis lies a few layers of thick walled parenchymatous cells referred to as pericycle। इस एंडोडर्मिस के बगल में यहाँ पे आपके पास थिक वॉल्ड बड़ी मोटी सी सेल वॉल का वाला कौन सा मिल गया, पेरिसाइकिल। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। जरा फोकस कीजिएगा, रूट्स में जब आप ऑब्जर्व करते हो तो ब्रांचेस एंडोजीनस होती हैं, तो लेटरल रूट्स यानी रूट में ब्रांचिंग यहीं से निकल रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने जब सेकेंडरी ग्रोथ करना है तो सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए वस्कुलर कैम्बियम बनाना है, ये वाली बात आपको वस्कुलर टिश्यूज में पढ़ा दी थी, ये सुनो पढ़ा दी थी ना बेटा। तो वस्कुलर कैम्बियम आपको चाहिए कब, जब आपको ग्रोथ करनी है सेकेंडरी ग्रोथ। जब वस्कुलर कैम्बियम से एसोसिएटेड बेटा मैंने आपको एक बात पढ़ाई, तो आपको ना ये वाला दोबारा वापस देखना, ये वाला स्ट्रक्चर रूट का है क्या स्टेम का है, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है तो स्टेम का स्ट्रक्चर है। स्टेम के स्ट्रक्चर में मेड्यूलरी रेज किसने, यहाँ पे मेड्यूलरी रेज ने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाया ना, टी डिफरेंशिएशन है। तो अब अगर मैं देखूं स्टेम में मुझे ये पूरा का पूरा वस्कुलर कैम्बियम चाहिए था, ये वस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मेड्यूलरी रेज वस्कुलर कैम्बियम बनाने में मदद कर रही है, ये वाली बात हमें अच्छे से क्लियर होती है।
बट जब आप रूट के केस में देखोगे, कब, जब आप रूट के केस में देखोगे ना, तो बेटा यहां पे जरा अच्छे से देखो रूट के केस के अंदर क्या आपको यहां पर कोई कोई ये वाला टिश्यू दिखाई दे रहा है आपको, मेड्यूलरी रेस दिखाई दे रही है आपको, नहीं ना, आपको कोई भी मेड्यूलरी रेस बेटा यहां नहीं दिखाई दे रही। तो एक पॉइंट समझ आता है, देयर इज नो मेड्यूलरी रेस, तो मेड्यूलरी रेस हमें कोई भी फॉर्मेशन नहीं कर सकता वस्कुलर कैम्बियम की। तो वस्कुलर कैम्बियम बेटा पता कौन मदद करता है, यहाँ पे पेरिसाइकिल वस्कुलर कैम्बियम बनाने में मदद करता है। कौन, पेरिसाइकिल। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट द केस ऑफ द रूट, किसकी बात कर रहे हैं, रूट में, तो रूट के केस के अंदर आपको बनाना है वस्कुलर कैम्बियम। तो ये रूट में वस्कुलर कैम्बियम कौन बनवाता है, दो लोग, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, पेरिसाइकिल और दूसरा कंजक्टिव टिश्यू। ये दोनों लोग मिलके वस्कुलर कैम्बियम बनाने में मदद करते हैं। ये वाली बात दिमाग में डाल लो। तो हमारी बात ये है इंपॉर्टेंट, जो हम एनसीईआरटी में भी पैरेलली पढ़ रहे हैं, कि ये जो पेरिसाइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अगर आपकी ये बात क्लियर हुई मेरी, तो इस लाइन को पढ़ो। पेरिसाइकिल ये बात हो रही है कि यहां से लेटरल रूट्स निकलेंगी और यहां की मदद से वस्कुलर कैम्बियम बनेगा, जो सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है। बात समझ आई? यानी वस्कुलर कैम्बियम पेरिसाइकिल की मदद से बनता है। डन। अब वापस नोट्स में आओ और वस्कुलर टिश्यूज के नोट्स में आओ। और मैंने आपको कहा था ये वाली बात आपको नहीं समझ आएगी, I'm सॉरी, इसमें रूट्स वाले सेगमेंट में आओ और रूट्स वाले सेगमेंट में जरा यहां पर मैंने आपको कहा था ये वाली बात आपको बाद में समझ आएगी, देखना। डाइकॉट में पेरिसाइकिल पैरेन्काइमेटस है। It has retained meristematic potential and produces parts of vascular cambium। कुछ आपको याद आया? अभी तो बताया मैंने, वस्कुलर कैम्बियम दो हिस्सों से बन रहा है, एक पेरिसाइकिल से और दूसरा कौन से बन रहा है, कंजक्टिव टिश्यू से बन रहा है। तो ये जो पेरिसाइकिल है ये वस्कुलर कैम्बियम का एक पार्ट बना रहा है, इट इज मेकिंग अ पार्ट ऑफ वस्कुलर कैम्बियम। बोलो बात क्लियर हुई? फंडा परफेक्टली क्लियर हुआ? पक्का ना? डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बेटा एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, बाद में आएगा, लेकिन अभी समझ लोगे तो हेल्प मिलेगी। सेकेंडरी ग्रोथ करनी है तो इसके दौरान सेकेंडरी ग्रोथ में बेटा दो कैम्बियम इन्वॉल्व होते हैं, टू कैम्बियम इन्वॉल्व। कौन कौन से कैम्बियम है? पहला आपके पास वस्कुलर कैम्बियम और दूसरा जो है वो है कॉर्क कैम्बियम। ये दो कैम्बियम है, ये दो कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। वस्कुलर कैम्बियम अगर आप देखें डाइकॉट स्टेम में और देखें डाइकॉट रूट में, कौन बनाता है? अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें तो अपने को कोई बात समझ आएगी। ध्यान से इधर देखिएगा। डाइकॉट स्टेम में देखें तो बेटा डाइकॉट स्टेम में कौन बनवाता है? डाइकॉट स्टेम में मेड्यूलरी रेस। ये मेड्यूलरी रेस वस्कुलर कैम्बियम बनाने में मदद करती है। डाइकॉट रूट में दो चीजें मदद करती हैं, एक पेरिसाइकिल और दूसरा कंजक्टिव टिश्यू। बोलो बात क्लियर हुई? कंजक्टिव टिश्यू और पेरिसाइकिल दोनों मदद कर रहे हैं। तो पेरिसाइकिल अब आपके पास वस्कुलर कैम्बियम बनाने में मदद करता है, ठीक है। ऑल्सो पेरिसाइकिल कॉर्क कैम्बियम बनाने में भी मदद करता है। कैसे? इतनी डिटेल्स नहीं देखने का है, अभी सिर्फ आपको समझ आना चाहिए था कि पेरिसाइकिल मदद कर सकता है, दिमाग में डालना है। डन। बोलो आपको पेरिसाइकिल कहानी क्लियर हुई? कंजक्टिव टिश्यू क्या था बेटा? स्ट्रक्चर जब अपन ने देखा तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या आपको ब्लू सी लाइन में आपको यहाँ पे कंजक्टिव पैरेन्काइमा आता है। मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में काम आएगा। आ रहा है ना काम? समझ आ रहा है? अब यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू बेटा आपने देखा तो जरा यहाँ पे देखो, हम जब जाइलम एंड फ्लोएम को देखते हैं तो इसके बीच में लेयर्स अपने को जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये कंजक्टिव टिश्यू है। अ लेयर ऑफ सेल्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इसको कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये डिफरेंशिएट होता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाने में मदद करता है। अगर मैं स्पेसिफिकली इस बात को बोलूं तो मैं आपको आपकी खुशी के लिए इसको एक अच्छा सा वर्ड देता हूँ, प्रोड्यूस, डिफरेंशिएट टू प्रोड्यूस वस्कुलर कैम्बियम। तो बोलो अब मन को ज्यादा शांति पड़ रही है? यस, ये वाला कंसेप्ट है। तो बोलो सेकेंडरी ग्रोथ का ये एक्स्ट्रा आगे वाला फ्रंट वाला कंसेप्ट समझ आ गया ना?
डन है। तो ये हमारा बेसिक था आइडिया जब हम डाइकॉट को पढ़ रहे थे। यहां पे इस लाइन को पढ़ेंगे दोबारा तो आपको देखो क्लियर होएगा। Initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells आता है हमें। The pith is small or inconspicuous. Inconspicuous मतलब ज्यादा डेवलप नहीं है। मोनोकॉट में पिथ बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है लेकिन डाइकॉट में नहीं, ठीक है। The parenchymatous cells which lie between xylem and phloem, इधर जाइलम और इधर फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनको हम लोग कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं और ये सेल्स भी हमें बहुत मदद करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में। बता दिया कैसे। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, पढ़ाया था। डाइआर्क से टेट्रार्क, आप थोड़ा सा याद कीजिए, आपको यहां पे मैंने बोला था बेटा डाइआर्क टू टेट्रार्क, 2 डाइआर्क 4 टेट्रार्क। तो आपने कहा देयर आर यूजुअली 2 डाइआर्क to 4 tetrarch xylem and phloem के पैचेस मिलेंगे। Later a cambium ring develops, यानी vascular cambium develops between the xylem and phloem। कैसे समझा दिया आपको। All tissues inner side of endodermis such as pericycle, vascular bundles and pith constitute stele। ये तो लास्ट वाले लेक्चर के पिछले वाले पुराने वाले कल वाले लेक्चर में सबसे पहले आपको स्टील ही समझाया था। बोलो स्टील क्लियर हो गया। डाइकॉट रूट डन। अब अपने को मोनोकॉट रूट देखना है। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज वेरी वेरी सिमिलर टू डाइकॉट इन वेरी रिस्पेक्ट। मतलब अगर दोनों को देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, खास फर्क है नहीं, कुछ चीजों में फर्क है। इसके पास भी एपिडर्मिस है, इसके पास भी कॉर्टेक्स है, इसके पास भी एंडोडर्मिस है, इसके पास पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल्स, पिथ, सब कुछ है, कुछ डिफरेंस है। एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट विच हैज अ फ्यूअर जाइलम बंडल्स, यहाँ पे जाइलम बंडल्स आर मोर देन 6 से ज्यादा होते हैं। और देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे वर्ड क्या लिख दिया, पॉलीआर्क। यहाँ पे बेटा 2 और 4 को बताते वक्त डाइआर्क और टेट्रार्क वर्ड एनसीईआरटी नहीं लिखती है। एनसीईआरटी डायरेक्ट बेटा पॉलीआर्क लिख देती है और कहती है कि नाचो, मैं तुम्हें आधा अधूरा बताऊंगा लेकिन क्वेश्चन सब पूछूं। तो नीट से एनसीईआरटी से जरा ध्यान से, पॉलीआर्क यूजुअली मोर देन 6 इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। 20 to 100 बेटा अरेंजमेंट होती है, इतना रफली आइडिया रहता है। पिथ इज लार्ज, डाइकॉट में पिथ स्मॉल थी, इनकॉन्स्पिकुअस थी एंड वेल डेवलप्ड, ठीक है। मोनोकॉट्स रूट डू नॉट गो एनी फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। याद रखिएगा डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती। ये डन। तो आज की क्लास का नेक्स्ट मेन न्यू पॉइंट इज द स्टेम। स्टेम पढ़ेंगे तो बेटा हमें वही डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में डिफरेंस क्लियर करना पड़ेगा। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में इधर सबसे पहले डाइकॉट का देखते हैं, इधर स्ट्रक्चर में दूसरा देखेंगे मोनोकॉट का। मोनोकॉट में आओ, आपको एपिडर्मिस दिखाई दिया, यस। हाइपोडर्मिस दिखाई दिया, यस। और क्वेश्चन मेरा सबसे पहला, हाइपोडर्मिस रूट्स में किसका बनता है, कॉलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा? आंसर लिखो। तो आंसर क्या होगा? रूट्स में हाइपोडर्मिस नहीं होता बेटा। जिन जिन लोगों ने लिखा है कि स्क्लेरेनकाइमा या कॉलेनकाइमा, उन्होंने गलती करी। रूट्स में हाइपोडर्मिस नहीं मिलता है। क्या किसी भी इसमें आपको हाइपोडर्मिस दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस के नीचे? नहीं। क्या यहाँ पे हाइपोडर्मिस दिखाई दे रहा है? नहीं। हम जब स्टेम्स देखते हैं तो स्टेम के अंदर आपको हाइपोडर्मिस दिखता है। डाइकॉट देखें चाहे मोनोकॉट, स्टेम में हाइपोडर्मिस मिलता है जिसका मेन काम सपोर्ट का है, इरेक्ट स्ट्रक्चर बनाए रखने का है। रूट्स को तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, तो रूट्स में पुत्र हाइपोडर्मिस नहीं मिलता है, ठीक है। चलो आपके पास एपिडर्मिस आया, उसके नीचे हाइपोडर्मिस आया, और हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स मिलता था, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस मिलता था, एंडोडर्मिस के अंदर सारा का सारा स्टील मिलता था। तो बोलो क्या कुछ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं। इधर एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, और यहाँ पे कोई कॉर्टेक्स, कोई कुछ नहीं, एक रफ सा ग्राउंड टिश्यू। जितना भी आपको ग्रीन बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है तो बेटा ये सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू है। दैट मीन्स यहां पर ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एनी अदर थिंग, पिथ, पेरिसाइकिल, कुछ नहीं। समझे मेरी बात? तो आपके पास ग्राउंड टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, समझ गए, और वस्कुलर बंडल्स हैं। स्टेम की बात कर रहे हैं तो वस्कुलर बंडल्स अपने को ये दिखाई दे रहे हैं, समझे। फोकस जरा करना, आपको स्ट्रक्चर में एंड्स में पेरिफेरी में देखो, वस्कुलर बंडल्स का साइज छोटा है,
सेंटर की तरफ वस्कुलर बंडल्स का साइज बड़ा बड़ा है ना कि नहीं? ये वाली बात जरा फोकस करने वाली थी, इस पे क्वेश्चन बनता है। जब हम पेरिफेरी पे देखते हैं तो वस्कुलर बंडल्स का साइज छोटू छोटू सा, सेंटर में तरफ वस्कुलर बंडल्स का साइज बड़ा बड़ा सा। यही तो बात समझने वाली और देखने वाली है। समझ पाए मेरी बात? इतना क्लियर हो ना? यहाँ पे यहाँ तक पॉइंट क्लियर। ये मोनोकॉट का बेटा आपको अंडरस्टैंडिंग सा देना था। ट्रांसफर सेक्शन ये मोनोकॉट का है, साइड में से एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, वस्कुलर बंडल्स दिखा दिए हैं, जाइलम फ्लोएम दिखा दिया है, ग्राउंड टिश्यू दिखाया है। देखो जाइलम एंड फ्लोएम एक ही उस पे है, यानी स्टेम है। स्टेम में कैसी अरेंजमेंट होती है? कॉन्जॉइंट। और अगर मैं आपसे पूछूं ये ओपन होगी क्लोज होगी, तो बेटा मोनोकॉट कंडीशन में यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम नहीं होता, तो ये क्लोज्ड कंडीशन होती है। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। डाइकॉट की बात करते हैं। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम शोज दैट एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। अगर आप एक जवान एक यंग प्लांट को देखते हैं तो एपिडर्मिस सबसे बाहर अपने को एपिडर्मिस दिखाई देती है, दिखाई दे रही है। एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। इट मे बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। याद रखना बेटा यहां पे यंग स्टेम की बात हो रही है। जब यंग स्टेम की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वो ग्रीन हो सकता है और वहां पे स्टोमेटा हो सकते हैं, और वहां पर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते ट्राइकोम्स। The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. Epidermis और नीचे पेरिसाइकिल, इन दोनों के बीच में सारा का सारा क्या आता है? कॉर्टेक्स। और अगर मैं आपसे बोलूं इस कॉर्टेक्स से कुछ लेयर्स हैं, सबसे पहले इस कॉर्टेक्स के अगर लेयर्स की बात करूं तो इस कॉर्टेक्स में आपको सबसे ऊपर हाइपोडर्मिस मिलेगा, ये भी कॉर्टिकल लेयर का पार्ट है। दूसरा कॉर्टेक्स का जो मेन पोर्शन है वो, और तीसरा एंडोडर्मिस। और यहाँ पे एक लाइन में एनसीईआरटी ने इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया, विच इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। द आंसर शुड बी एंडोडर्मिस, आउटर मोस्ट हाइपोडर्मिस। ठीक है। द सेल्स arranged in multiple layers between the epidermis and pericycle constitute the cortex. Done. It consists of 3 subzones. The outer hypodermis consists of few layers of collenchymatous cells. और ये वाली बात आपको विद पूरा का पूरा अरेंजमेंट में पढ़ा चुका हूं। जब आप डाइकॉट्स में हाइपोडर्मिस को देखते हो तो कॉलनकाइमा का बना हुआ है, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मिलता है। डन होती बात। which provide mechanical strength to the young stem। and यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनिए। जब आप हाइपोडर्मिस स्टडी करते हैं तो हाइपोडर्मिस का मेन काम स्ट्रेंथ का है, सपोर्ट का है, जो हमें रूट में नहीं चाहिए, क्योंकि रूट ऑलरेडी जमीन के अंदर घुस के जा रही है, तो रूट को खड़े तो नहीं होना है, स्टेम को इरेक्ट खड़े रहना है, रूट को नहीं। तो इसलिए रूट को इतना ज्यादा सपोर्ट का जरूरत नहीं, तो इसीलिए आपको रूट में हाइपोडर्मिस नहीं मिलता, स्टेम में मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, स्टेम डाइकॉट की होगी तो कॉलनकाइमा का बना हुआ आपको हाइपोडर्मिस मिल जाएगा। किस चीज का? कॉलनकाइमा का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, आपको डाइकॉट में कॉलनकाइमा का मिलता है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, व्हिच प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बात क्लियर होती है। कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद conspicuous intercellular spaces। ध्यान से मैं लाइन दोबारा पढ़ रहा हूँ। कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टिकल लेयर्स मिलेंगे ना, कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स, ओके, विथ कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब अच्छे से डेवलप्ड। ऊपर हमने इनकॉन्स्पिकुअस पढ़ा था, यहाँ पे कॉन्स्पिकुअस यानी जो प्रॉपरली डेवलप्ड इंटरसेल्युलर स्पेसेस, यानी इंटरसेल्युलर स्पेसेस मिलेंगे। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। ठीक। The cells of endodermis are rich in starch grains and the layer is also termed as starch sheath। ये बेटा मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ जब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ाया था, और मैंने वहां पे स्पेसिफिकली बोला था रूट्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलती है एंडोडर्मिस में। स्टेम में कैस्पेरियन स्ट्रिप का क्या करोगे? ऐसा तो यानी हवा से तो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है ना, समझ पाए क्या बताना चाह रहा हूँ? रूट्स के स्ट्रक्चर में रूट हेयर पानी एब्जॉर्ब करके जाइलम की तरफ इस तरफ भेज रहे हैं,
और तो अंदर से पानी बाहर ना चल जाए, बाहर से सही तरीके से पानी अंदर आए, तो हमें कैस्पेरियन स्ट्रिप चाहिए। स्टेम में कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करेगी? कुछ नहीं। तो अगर एंडोडर्मिस है तो मुझे कोई तो काम देना पड़ेगा। चलो उसको फूड स्टोरेज का काम दे दो। वो अपने अंदर स्टार्च ग्रेन्स यानी स्टार्च के छोटे छोटे ऐसे ना मतलब दाने जैसे चीजें, स्टार्च को भी उस तरीके से स्टोर करता है। पेरिसाइकिल जो है, यहाँ पे बढ़ते हैं। पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ये वाली बात अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब मैं नोट्स में आऊंगा तो पूरा डायग्राम के साथ समझाऊंगा। आगे देखते हैं। इन बिटवीन वस्कुलर बंडल्स there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute the medullary rays। यानी आप यहाँ पे जाइलम फ्लोएम, ऐसे जाइलम फ्लोएम, तो इनके बीच में इस तरीके से सेल्स पड़े हैं और ये सेल्स क्या बना रहे हैं? मेड्यूलरी रेस। बात क्लियर हुई? In between the vascular bundles, there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays. A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundles is a characteristic feature of dicot stem. vascular bundles इस तरीके से पूरे के पूरे रिंग में है। मैंने आपको डायग्राम बना के vascular tissues में पढ़ाया था बेटा, ध्यान रखो। Each vascular bundles is conjoined, open and with endark protoxylem। आता है ना बेटा? लाइन परफेक्टली अपने को क्लियर है। A large number of rounded parenchymatous cells with a large intercellular spaces which occupies the central portion of the stem constitutes the pith। कहने का सीधा सा मतलब है, इतना पोर्शन यहाँ पे पिथ है, बहुत वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो कि जितना व्हाइट पोर्शन दिखा रखा बेटा, ये सारा पिथ है। आप देख रहे हो कितनी वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे खूब सारा फूड स्टोर होगा, यहीं पे पिथ में सब कुछ होगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी आप देखिए। एपिडर्मल हेयर ट्राइकोम्स, एपिडर्मिस क्लियर, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा का बना हुआ कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस पेरेन्काइमेटस सेल्स जिसमें स्टार्च ग्रेन्स है। पेरिसाइकिल किस चीज का बना हुआ है? पेरिसाइकिल पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा दोनों का मिला के बनता है और इस तरीके से चांद जैसा होता है, समझाऊंगा बाद में। वस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम है, कॉन्जॉइंट है, ओपन कंडीशन है, सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करते हैं। बीच में इन दोनों के बीच में मेड्यूलरी रेज है। ये मेड्यूलरी रेज डी डिफरेंशिएट होके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं और सबसे अंदर अपने को क्या मिलता है? पिथ, पेरेन्काइमेटस सेल का, जो क्या काम करता है? स्टोर करने में मदद करता है फूड। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्लीट स्टेम ऑफ डाइकॉट थी। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप लोग एनसीईआरटी खुद से पढ़ते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर देते हैं, बट मेरे साथ करते रहोगे तो कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। तो आइए अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी नोट्स क्या कहते हैं। तो बेटा एनसीईआरटी से अपन ने स्टेम को तो पढ़ ही लिया, अब एक बार नोट्स में जाके वो पेरिसाइकिल की बातें, वो सारी की सारी डिटेल जो अपनी रह गई हैं उनको फिनिश ऑफ करते हैं। और मेरे साथ छोटा सा सेगमेंट रहता है, यानी नोट्स से देखिए, नोट्स बेसिकली आपकी एक तरीके से रिविजन तो है, इसको फिनिश ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। बात करनी है एपिडर्मिस की, स्टोमेटा हो सकता है, याद रखना ये यंग स्टेम की बात हो रही है। डाइकॉट में अगर मैच्योर स्टेम की बात करते हैं तो बेटा वहां पे बार्क बन जाती है। जो प्लांट की बाहर की जो ट्रंक होती है, जो प्लांट का तना होता है, वो ब्राउनिश हो जाता है। तो ब्राउनिश होगा तो वहां पे स्टोमेटा मिलने के चांसेस जीरो होते हैं। वहां पे स्टोमेटा की जगह बेटा कुछ पोर्स मिलते हैं जिनको कहते हैं लेंटिसल्स। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है। और ये क्या मदद करते हैं? जैसे स्टोमेटा हवा का एक्सचेंज में मदद करता है, वैसे लेंटिसल्स क्या काम करते हैं? एयर का एक्सचेंज यानी गैस एक्सचेंज। क्लियर हो रही है बात? सिंपल है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें, स्टोमेटा यंग में मिल सकता है, वहां पे इंटरसेल्युलर स्पेस मिलेगा, एपिडर्मिस वाले सेल्स में नहीं। क्यूटिन की प्रेजेंस, वैक्सीजा जो लेयर होता है उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रेजेंस आपको मिलेगी, यस। ट्राइकोम्स मिल सकते हैं, डेफिनेटली यस। ठीक है। नेक्स्ट कॉर्टेक्स की बात करी जाती है तो कॉर्टेक्स के 3 लेयर्स हैं और इस बात पे मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला था। अब कॉर्टेक्स की स्टडी कर रहे हैं तो ये 3 लेयर्स मिलते हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल रीजन, एंडोडर्मिस। ये 3 लेयर्स बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाइपोडर्मिस मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। और मुझे जल्दी से बताओ, तुम अभी डाइकॉट की स्टडी कर रहे हो? क्योंकि डाइकॉट में तो कॉर्टेक्स है, मोनोकॉट में कॉर्टेक्स मिलता है नहीं, वहां तो हमें ग्राउंड टिश्यू मिलता है। वहां पे एग्जैक्टली कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये स्टील, जितनी भी चीजें होती है कुछ नहीं मिलता ना। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स बात हो रही है, हाइपोडर्मिस की बात हो रही है, स्टेम की बात हो रही है, तो कोलेनकाइमा का बना हुआ है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ मोनोकॉट में किसका बना है, तो यू विल से
in the case, sir, in the case of monocots, that will be made up of sclerenchyma. Are we done? Clear. Next बेटा cortical region. So when you're looking at the cortical region, वो food storage के काम आ रहा है, वहाँ पे parenchymatous cells. Next endodermis. Endodermis barrel shaped. बैरल में 50 बार बता चुका हूँ, दोबारा एक और बार बताऊंगा. इतने ऐसे सेल्स जिनकी शेप ऑलमोस्ट ऐसे लगता है जैसे एक टंकी सी हो, बैरल शेप सेल्स. इनके अंदर स्टार्च के ग्रेन्स इस तरीके से स्टोर्ड होते हैं, तो बेटा इस चीज को स्टार्ची शीथ भी कह दिया जा सकता है. आप सेकंड वाला पॉइंट देख सकते हैं. और बोलो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या मैं आपको स्टील पढ़ा चुका हूं, तो तुम चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के गली में घूमते हुए जाओगे, बोलो सर ने हमें स्टील पढ़ा दिया और हमें सब समझ आ गया है. स्टील जितना भी एंडोडर्मिस के अंदर वाली चीजें हैं सब स्टील. तो पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल्स और पित्त तीनों चीज मिलके क्या बनाती हैं? स्टील बनाती हैं. और स्टील एंडोडर्मिस के अंदर होता है. समझ आई बात? क्लियर, सिंपल. स्टील फिनिश. अब पेरिसाइकिल वर्ड देखो, यहाँ पे मैंने मजेदार सा लिखा, और ऐसा वर्ड आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, मतलब सपने में भी नहीं देखा होगा, है ना. सुंदर सा, एकदम सुशील सा, स्मार्ट सा. मल्टीसीरिएट क्या होता है? मल्टीसीरिएट और यूनिसीरिएट. ध्यान से वर्ड देखिएगा बेटा. एक वर्ड मल्टीसीरिएट और दूसरा वर्ड बोलो यूनिसीरिएट. ये दोनों वर्ड्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे. इनकी ओरली डेफिनेशन बोलूंगा तो लिख लोगे. मल्टीसीरिएट कहता है if something is multiseriate that means it is multicellular and multi-layered. क्योंकि प्लांट में टिश्यू की बात कर रहे हो तो जायज सी बात है वो मल्टीसेल्युलर होगा, बट यहाँ पे वो एक अकेला लेयर नहीं है, वो खूब सारी लेयर्स है. पेरिसाइकिल की बात करी जाती है तो पेरिसाइकिल कैसा होता है बेटा? मल्टीसीरिएटेड होता है. ठीक है, क्लियर. अगर कोई चीज यूनिसीरिएट हो तो बोलो एंडोडर्मिस, तो बोलो एपिडर्मिस. ये यूनिसीरिएट कंडीशंस हैं, तो वो सिंगल लेयर थिक होती है. पेरिसाइकिल का यहाँ स्ट्रक्चर देखो ना, आपको मल्टीपल लेयर्स दिखाई दे रही है. लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4. समझ पाए मेरी बात? ऐसा वाला कंडीशन. क्लियर. तो मैं यहाँ से यूनिसीरिएट वर्ड को मिटा दे रहा हूँ, बट आप दोनों वर्ड्स की डेफिनेशन अपने आप लिख सकेंगे. मल्टीसीरिएट मीन्स दैट इज मल्टीसेल्युलर बट multi-layered. Uniseriate goes for multicellular but single layered. Done. पेरिसाइकिल के लिए ना एनसीईआरटी ने बेटा वर्ड यूज किया था सेमी ल्यूनर पैचेस. क्या वर्ड यूज किया था? ध्यान से देखो मेरे साथ. सेमी ल्यूनर पैचेस. और ल्यूनर वर्ड LUNAR, लूनर, ल्यूनर कुछ भी बोलो, ये वर्ड ना मून के लिए आता है, चांद. और जब सेमी ल्यूनर होगा तो चांद इस तरीके से होगा. तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं ना तो पता आपको बेटा कुछ इस तरीके से आपको सेमी ल्यूनर पैचेस के फॉर्म में ऐसे मिलता है. यानी आपको अरेंजमेंट समझ आ रही है? वो इस तरीके की अरेंजमेंट है, ऐसी ऐसी हाफ सेमी सर्कल जैसे, जिसमें से मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बदल देता हूँ और बदल के कुछ ऐसे कर देता हूँ. ध्यान से देखते रहना मेरे साथ. अब सेमी ल्यूनर पैचेस देख रहे हो? तो मैं कहता हूं कि एक पैच है स्क्लेरेनकाइमा का, एक है पेरेनकाइमा का. स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा. तो जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो पेरिसाइकिल तो वो सेमी ल्यूनर पैचेस की तरह मिल रही है. ये बात एकदम दिमाग में ऐसे घुसती है, मतलब एकदम फिट अंदर दिमाग के ना, एकदम इंटीरियर तक बैठ गई है. सेमी ल्यूनर क्या था, शेप के मुताबिक बोल दिया. बट ये सेमील्यूनर पैचेस ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है. पहले स्क्लेरेनकाइमा, देन पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा. तो अगर आप इस पूरी कंडीशन को ऑब्जर्व करें और अगर पेरिसाइकिल को आप ऑब्जर्व करके देखना चाहते हैं तो पेरिसाइकिल का स्ट्रक्चर आपको क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? यहाँ पे क्या आपको सेमील्यूनर पैचेस जैसी शक्ल दिखाई दे रही है? मैंने गोल गोल नहीं बनाया, मैंने ऐसे 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 बनाया. ये ऐसे 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 चल रहा है ना. एक कर्व दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से. तो अगर पूरे प्लांट में देखोगे तो पेरिसाइकिल का आपको इस तरीके से दिखाई देगा, सेमील्यूनर पैचेस की तरह. और इसमें से कुछ हिस्सा किस चीज का? स्क्लेरेनकाइमा का, कुछ हिस्सा पेरेनकाइमा का. ठीक. और जरा फोकस कीजिए यहाँ पर, जहां पे मैंने ये ब्लू कलर बनाया है, तो बेटा ये ब्लू कलर स्क्लेरेनकाइमा का पोर्शन है. तो मैं ना इसके अंदर बड़ा सा ना ऐसे लिख देता हूँ S, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ P, इसके अंदर S. तो S P S चलती रही कहानी.
सिंपल था। एक चीज फोकस कीजिएगा, जिधर भी स्क्लेरेनकाइमा है जस्ट उसके नीचे आपके पास क्या मिल रहा है, एक ये फ्लोएम वाला पोर्शन मिल रहा है। जहां पर भी स्क्लेरेनकाइमा है वहां पे क्या है बेटा, फ्लोएम वाला पोर्शन है। क्लियर? देखो यहाँ पर अपने पास ये और सॉरी यहाँ पर ये आपको क्या फ्लोएम दिखाई दे रहा है, देखो स्क्लेरेनकाइमा के जस्ट नीचे फ्लोएम, इस स्क्लेरेनकाइमा के जस्ट नीचे फ्लोएम है ना? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये मैं जरा आपको जरा फोकस करवाना चाह रहा था। ये वाला पॉइंट पे आप अगर फोकस करेंगे तो आपको बड़ा समझ आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में बहुत क्लियर होगा। बहुत अच्छे से हमें समझना और जानना जरूरी है, क्योंकि ये बात बेटा हमें कुछ बताने वाला इंपॉर्टेंट। और वो क्या है? वो ये है कि जब आप यहाँ स्क्लेरेनकाइमा बना रहे हैं तो वो फ्लोएम के जस्ट ऊपर बनता है, और ये चीज का सिग्निफिकेंस हमें ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ समझ आएगा। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है कि जब प्लांट के अंदर गर्थ बढ़े, क्या बढ़े? गर्थ बढ़े, मोटाई बढ़े, तो हम कहेंगे उसको सेकेंडरी ग्रोथ। बोलो बात सट एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से क्लियर? तो यहां तक तो ये बात हुई। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये पेरिसाइकिल एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से क्लियर होगी, तो पेरेंटकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, पेरेंटकाइमा स्क्लेरेनकाइमा ऐसे पैटर्न चलता है, क्लियर होती है। अब यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स को देखिए बेटा, वस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट होते हैं, यस। बीच में कैम्बियम का लेयर है, यस, तो ओपन होंगे, और ऊपर फ्लोएम नीचे जाइलम एक साथ जुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात कैसा होगा? ओपन कंडीशन एंड कोलैटरल कंडीशन। डन। तब जब आपने एक ये देखा, दूसरा ये देखा, इन दोनों के बीच में आपको ये लेयर ऑफ सेल्स दिखाई दे रहा है। इस लेयर ऑफ सेल्स को अपन ने क्या कहा? मेड्यूलरी रेस। कैसे? इस वाले डायग्राम में क्या आपको यहाँ पे ये मेड्यूलरी रेज एक ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है बेटा? तो जब भी आप इस एक फ्लोएम पेरेंकाइमा को देखते हो, फ्लोएम एंड पेरेंकाइमा को देखते हो, तो यहाँ पे बीच में क्या बना दिए? मेड्यूलरी रेज। एंड एग्जैक्टली दिख कैसे रहा है आपको? दिख रहा है ना कि ये ग्रीन कलर की लेयर बेटा एक तरफ पिथ को पकड़े है और एक तरफ ऊपर पेरिसाइकिल को पकड़ के रखी है। यानी इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन दैट टेल मी द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज कनेक्टिंग द पिथ टू द पेरिसाइकिल, द आंसर शुड बी द मेड्यूलरी रेस। बोलो बात क्लियर हुई? फंडा इफेक्टिवली परफेक्टली क्लियर हुआ। मेड्यूलरी रेस समझ आए? ये मेड्यूलरी रेस का बेटा फंक्शन बड़ा खतरनाक होता है। और क्या इसका फंक्शन होता है? समझना मेरी बात। मेड्यूलरी रेस की जरूरत तब हमें पड़ती है जब हम सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। ये बात मैंने आपको लिख के बताई थी लास्ट वाले लेक्चर में। सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में किसकी वजह से होती है, रूट में किस वजह से होती है। अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ के उस वाले पोर्शन पे जाएं तो मैंने बोला था सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम इन्वॉल्व है, जब स्टेम में देखें तो मेड्यूलरी रेस करवानी है, अभी अभी बोला। अगर रूट में देखें तो पेरिसाइकिल एंड कंजक्टिव टिश्यू। क्लियर? पकड़न। तो यहाँ पे हमारा स्टेम का इफेक्टिव मेजर पोर्शन यहाँ पे डन होता है। आप जरा फोकस कीजिए। फ्लोएम की बात कर रहे हैं तो सीव ट्यूब्स बनेंगे जो लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन करेंगी। फ्लोएम पेरेंकाइमा रेडियल कंडक्शन करेगा, और लॉन्गिट्यूडनल एंड रेडियल कंडक्शन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको आता है? तो आप कहोगे यस सर हमें बिल्कुल आता है। तो मैं अगर एक बार दोबारा समझा दूं तो जरा साथ में देखिएगा। कंडक्शन अगर इस तरीके से हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इस कंडक्शन को हम लोग टर्म करते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन। अगर कंडक्शन इधर से बाहर से इधर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, मतलब अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग अगर ऐसी कोई कंडक्शन हो रही है तो ऐसी कंडक्शन को हम लोग कहेंगे रेडियल कंडक्शन। क्लियर हो रहा है? तो फ्लोएम में लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन सीव ट्यूब्स, यहाँ पे ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स, यहाँ पे फ्लोएम पेरेंकाइमा, यहाँ पे जाइलम पेरेंकाइमा। तो अगर आपको कभी रेडियल एंड लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शंस पे क्वेश्चन आए तो आप लोग एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से पेपर में मतलब फाड़ाओ, समझ आ गया तुम्हें। नेक्स्ट, मेड्यूलरी रेस कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर में मदद करती है, ये हमें याद करना है। फूड स्टोरेज में मदद कर रही है। और ये वाला पोर्शन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इफेक्टिवली क्लियर है। डाइकॉट मोनोकॉट के बीच में डिफरेंस इफेक्टिवली हमें बता रखा है कि डाइकॉट की बात करी तो वहाँ पे हाइपोडर्मिस किसका, कॉर्टेक्स कैसा, एंडोडर्मिस, ये वो सो फलाना ढिमका, सारी की सारी बातें कर रखी। वस्कुलर टिश्यूज को यहाँ पे समझा रखा है, और यहाँ पे पूरी की पूरी बात वस्कुलर टिश्यूज निपटा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं, कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं, बस यहाँ तक। मोनोकॉट की स्टेम ना बेटा डाइकॉट की स्टेम के जैसे से रहती है। मोनोकॉट का स्टेम का हिसाब किताब डाइकॉट के जैसे सा रहेगा, और वहां पे कुछ हमें नई और समझदारी वाली बातें सीखने को मिलती है। ध्यान से मेरी बात सुनना। वहां पे एपिडर्मिस वैसा सा, हाइपोडर्मिस के नाम पे वहां पे कोलेनकाइमा का है डाइकॉट में, तो मोनोकॉट में कैसा है? स्क्लेरेनकाइमा का होगा। ग्राउंड टिश्यू सेम का सेम रहेगा, पेरेंकाइमेटस। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि मोनोकॉट में जब वस्कुलर बंडल देखते हो,
यानी जाइलम फ्लोएम देखते हो। तो इस दौरान आप देखिए क्या आपको यहाँ पे ऊपर वाली तरफ प्राइमरी फ्लोएम टाइप दिखाई दे रहा है? क्या ऊपर वाली तरफ अपने को फ्लोएम दिखाई दे रहा है? इधर देखो प्राइमरी फ्लोएम लिखा हुआ है। अगर आप नीचे वाली तरफ देखो तो आपको ट्रेकाइड वेसल यानी आपको क्या जाइलम दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर फ्लोएम है और नीचे जाइलम है इन द केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। क्या इनके बीच में कोई कैम्बियम दिखाई दे रहा है? नहीं। और कमाल की बात बेटा जरा फोकस करने वाली ये है कि मैं ना यहाँ पे एक वर्ड को जरा यहाँ पे हाईलाइट करने वाला हूँ, इस वर्ड पे जरा फोकस कीजिए। क्या आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है? बंडल शीथ। और बेटा बंडल शीथ किसकी बात कर रही है? ब्राउनिश जैसा जो आपको मिल रहा है ना, इसकी बात कर रहा है ना बंडल शीथ। समझ पा रहे हो? ये ब्राउनिश सा जो लेयर है। तो वस्कुलर बंडल्स के आसपास एक ना कुछ स्पेशल सेल्स की कवरिंग होती है। ध्यान से नाम देखना, बंडल शीथ। शीथ मतलब कवरिंग एंड बंडल का मतलब गुच्छा। तो बंडल वर्ड बेसिकली वस्कुलर बंडल्स की बात कर रहा है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहे हैं। और अगर जाइलम एंड फ्लोएम कहीं पे है तो इनके आसपास की कोई कवरिंग होनी चाहिए ना। तो यहीं पे जब तुम देख रहे हो तो जाइलम एंड फ्लोएम के आसपास क्या है? ब्राउन से एकदम सुंदर सी एकदम सुशील सी कवरिंग दिखाई दे रही है आपको, एकदम ड्रेस पहन के बढ़िया से दिखाई दे रही है। ये वाली बात करी जा रही है। हम जब वस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो है ये कॉन्जॉइंट बट क्लोज्ड, क्योंकि कैम्बियम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात रेडियल नहीं है, ये कॉन्जॉइंट है। रेडियल तो हमें कहाँ मिलते हैं? रूट में मिलते हैं। और तीसरी बात यहाँ पे इट इज कवर्ड बाय अ कवरिंग ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स कॉल्ड एज बंडल शीथ सेल्स। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है बेटा, रेड से लिखा हुआ है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन मुझे लगता है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपका फुल तरीके से तैयार होना चाहिए। डन। यहाँ पे फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन मैं जिस टाइम मैंने एक कंसेप्ट बेटा इंट्रोड्यूस किया था तब भी मैंने फोकस करवाया था आप लोगों को यहाँ पे, और अभी भी बताना चाहता हूँ जब एनसीईआरटी में पढ़ा था कि एब्सेंट मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स होंगे। स्टेम है तो जाइलम एंड डार्क कंडीशन के अंदर मिलेगा। सम ऑफ द प्रोटोजाइलम, ये वाली बात सुनना। यहाँ पर जब कभी कभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो ना तो बेटा क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली तो आपको नहीं दे रखा है, बट कई कई कंडीशंस के अंदर बेटा हम लोगों को ये देखने को समझने को मिलता है कि कभी कभी ना आप जब इस जाइलम को देखते हो तो जाइलम में जो आपके पास कुछ वेसल्स होते हैं ना, इनको हम प्रोटोजाइलम के जो वेसल्स हैं और जाइलम के जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, यानी जाइलम ग्रो कर रहा है प्राइमरी ग्रोथ के दौरान, तो उस टाइम जाइलम के वेसल्स ग्रो कर रहे थे और करते करते ना जाइलम के वेसल्स खत्म हो गए, मर गए। और मरने की वजह से ना वहां पे एक गड्ढा सा बन गया कि सोचो कि तुमने एक दीवार ली, दीवार प्लांट का ट्रंक दिखा रहा है और उसके बीच में तुमने एक प्लास्टिक की पाइप डाल दी। ध्यान से मेरी बात सुनो, प्लास्टिक की पाइप डाली, समझ आता है बात? तो प्लास्टिक की पाइप क्या है, इमेजिन करते रहो, दीवार है उसके बीच में प्लास्टिक की पाइप है, तो वो प्लास्टिक की पाइप रिप्रेजेंट कर रही है एक वेसल को। अब प्लास्टिक की पाइप के साथ पता नहीं क्या होता है, वो पाइप टूटती है, टूट के उसका सारा प्लास्टिक नीचे गिर जाता है। तो अब आपको दीवार के अंदर कोई छेद दिखाई देगा जहां पे प्लास्टिक की पाइप नहीं है बट वो छेद है पाइप के जितना बड़ा, तो वो क्या दीवार में कैविटी बनी रह जाएगी? यस। उसी तरीके से जब हम देखते हैं ग्रोथ के दौरान प्रोटोजाइलम के वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स, वो ग्रोथ के दौरान ना प्लांट की रैपिड डिवीजन ग्रोथ के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान डिसॉल्व हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं और वहां पे कैविटी बन जाती है, उसको शाइजोलाइसिजिनस कैविटी। ध्यान से देखना मेरी बात और तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा। शाइजोलाइसिजिनस बेटा, लाइस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब टूटना और शाइजो का मतलब कट। तो कट मतलब कुछ कटिंग, कुछ टिश्यू के बीच में कट सा लगा हुआ है, यानी देखने में कोई गड्ढा सा मिल जाएगा। और लाइसिजिनस मतलब लाइसिस हो गया जाइलम के वेसल के स्ट्रक्चर का या जाइलम के पैरेन्काइमेटस सेल का। बात क्लियर हुई ना? ये वाली बात सिंपल थी। यहीं पे आप कंसेप्ट सीखते हो कि अगर तुम्हें बायो का एकदम मास्टर बनना है, तुम्हें ऐसा लगता है कि बायो पढ़िए और हर क्वेश्चन उखाड़ दोगे, अगर तुम्हें इस लेवल की बायो पढ़नी है तो मेरे साथ एक बात ध्यान रखना, जब भी बायो पढ़ोगे हमेशा वर्ड को पकड़ो और तोड़ डालो। अलग अलग पोर्शंस में वर्ड को बेटा आप तोड़ डालिए। शाइजो का वर्ड आपको पता है, लाइसिजिनस का वर्ड पता है, मतलब आराम से निकल गया, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया।
ये डायग्राम के नाम पे आपके लिए बना रखा है, ये पूरा का पूरा डायग्राम मोनोकॉट स्टेम का। यहाँ पे स्टेम से रिलेटेड आपके पास कुछ वर्ड बोलना चाहता हूँ, ध्यान से रखना, ये याद करने वाली बात है। जब आप जिम्नोस्पर्म्स देखते हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वेसल्स नहीं मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म के वुड में वेसल्स नहीं है, वहाँ पे ट्रैकाइड्स रहते हैं, वेसल्स नहीं रहते, और इस वजह से जिम्नोस्पर्म की वुड को सॉफ्ट वुड बोला जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सॉफ्ट वुड बोलने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही एकदम पत्ती से सॉफ्ट सी होती है, हार्ड होती है, लेकिन उसको सॉफ्ट वुड बोला जाता है। बेटा एक बोलने का एक पैटर्न है, मतलब इसके पीछे के जो पहले रीजंस थे अब एनीमोर एप्लीकेबल नहीं है, बट पेपर में वर्ड आता है, क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म की वुड को हम लोग सॉफ्ट वुड बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे वेसल्स नहीं होते। एंजियोस्पर्म की वुड को बोले तो उसको हार्ड वुड बोला जाता है। तो इसके साथ साथ बेटा आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है, जहाँ पे हमने स्टेम को कंप्लीटली समझा, देखा और जाना। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लीफ में जाएंगे और आगे की डिटेल्स को फिनिश ऑफ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप स्टडिंग हार्ड, खूब बढ़िया से मेहनत करो, फोड़ते रहो। स्टे ब्लेस्ड बेटा, थैंक यू।